हेलो एवरीवन, मैं माधुरी शर्मा सावन के झूले ग्रुप की तरफ से परिचय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में जिसका परिचय होने जा रहा है उसका हम लोग को बहुत दिनों से इंतजार था। और मैंने अक्सर देखा है लोगों के घर में वो ब्रह्म कमल का वो होता है ना पौधा, तो जब बहुत देर तक उन लोग वेट करते, ब्रह्म कमल का पौधा ये फ्लावर जल्दी जल्दी नहीं खुलता है, वो फूल खिलने के लिए लोग बहुत दिन तक वेट करते हैं। और जब फूल खिलता है तो लोग सबको बुलाते हैं और चाहते हैं कि सब लोग देखें। तो ऐसे ही आज मेरे यहाँ पे ब्रह्म कमल खिला है और उसको मैं चाहती हूँ सब लोग मिले उससे। तो इंतजार खत्म, हमारे अभी आपका परिचय होगा माया शंकर मानी जी से। वेलकम माया। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और माधुरी का खास करके। तो माया जी, सबसे पहले तो हम आपके बचपन की बातें, खट्टी मीठी बातें, स्कूल के, कॉलेज की और आपके हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआत से कहाँ शुरू करूं? बहुत सारा है। हाँ, पता नहीं अभी मैं बचपन से छोटा स्कूल की बातें, कुछ बातें होंगी जैसे चाहे बचपन में कुछ बचपन की ऐसी घटनाएं, जैसे आप जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बात करने में, तो उसकी वजह से कोई परेशानी वगैरह कुछ हुई हो। अभी इतने सारे सवाल हैं। बचपन से ही ऐसे है ना। हाँ, तो शुरुआत ऐसी है कि जब मैं पैदा हुई, हाँ, तब मैं तीसरी लड़की पैदा हुई घर में। हाँ, हाँ। और फिर मेरे पिताजी को, सभी को उम्मीद थी कि एक लड़का हो, हाँ, और लेकिन लड़की हो गई। तो ये सब चीजें जब मम्मी ने बताई है, इसलिए मुझे याद है कि मेरा जन्मदिन है 1 अगस्त को। ओके, हाँ। और 1 अगस्त ऐसी है कि सरकारी नौकर जो होते हैं उनकी महीने की आखिरी दिन तारीख में तनख्वाह आती है। हाँ। तो 1 अगस्त मेरा बर्थडे था। पर उस टाइम की ऐसी बात है कि लड़की हुई इसलिए डैडी थोड़े से मायूस हुए थे। ऐसा नहीं कि डैडी को लड़की लड़कों में कभी डिफरेंशिएट किया, पर डैडी के ऊपर उनके मम्मी का बहुत प्रेशर था। तो इसलिए शायद डैडी थोड़े मायूस थे, और वो ये इतना मुझे मम्मी ने बताया था कि देखने ही नहीं आए थे हॉस्पिटल में। हाँ, बट कभी भी डैडी से मुझे कोई ऐसा शिकायत नहीं है, तकलीफ भी नहीं है। बट फिर मम्मी ने मुझे किस तरीके से बड़ा किया। 2 लड़कियां हैं, तो तीसरी लड़की को मुझे कभी भी जन्म से फ्रॉक नहीं पहनाया। उसने मुझे लड़का जैसे ट्रीट किया। तो मम्मी हमेशा मुझे शर्ट पैंट पहनाती थी। मेरे लिए फ्रॉक, सलवार कमीज ऐसा कुछ था ही नहीं शुरू के 3-4 साल। और मेरा हेयर कट भी आदमी लड़कों जैसा था, और मम्मी हमेशा मुझे सैलून में लेके जाती थी, डैडी लेके जाते थे, बेसिकली लड़का साथ में जाने के जैसा। तो सैलून में वो जो हजाम था उसको पता ही नहीं है औरत लड़की, ये लड़की है या लड़का है। तो वो बाल ऐसे एकदम टिपिकल लड़के जैसे काटता था। उतना ही नहीं कि इधर भी वो जो अपना जो कान के आगे उधर भी वो वस्तारा मारते थे। तो वो एकदम ऐसा परफेक्ट कट था। तो इसलिए अभी भी मुझे इधर दाढ़ी है। तो वैसे बड़ा किया। लेकिन स्कूल में जब मॉन्टेसरी में मैं स्कूल में जाने लगी, तभी ऐसा होता था कि वॉशरूम के लिए लड़कियों की लाइन लगती थी, लड़कों की लाइन लगती थी। तो लड़कियों के लाइन में मैं कभी खड़ी नहीं रहती थी, मैं लड़कों के लाइन में खड़ी रहती थी। फिर टीचर को प्रॉब्लम होने लगा, और टीचर मेरी मम्मी को जानते थे, हमारे घर पे आना जाना रहता था। तो उनको प्रॉब्लम होने लगा, तो उन्होंने आके मम्मी से शिकायत कि आप प्लीज अपने बेटी को लड़कियों वाले कपड़े पहनाए, क्योंकि हमको प्रॉब्लम्स होता है।
तो तब जाके मेरे ऊपर फिर मम्मी तो खुद सिलाई करती थी, तो मम्मी ने फ्रॉक सिलाना वगैरह शुरू किया और मैं थोड़ा लड़की जैसा बन गई। तो ये शुरुआत है। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो टॉमबॉय जो है ना, वो अंदर है मेरे। तो मम्मी डैडी के बहुत शुक्रिया कर गए, मानती हूँ उसके लिए। फिर उसके बाद अभी क्या बताना है मेरे को, बहुत सारा चीज बताना है, पर स्टेप बाय स्टेप जाना है ना। हाँ, तो स्कूल में तो बहुत सारे लोगों ने, अभी मेरे फ्रेंड्स ने यूट्यूब वीडियो देखा होगा मेरा स्कूल के बारे में, जो हम लोग बोल रहे थे। तो मैं और मेरे से बड़ी बहन, हम लोग सेम स्कूल में थे, बेड़ेकर विद्या मंदिर में। तो स्कूल में हम दोनों भी एक्चुअली स्मार्ट थे पढ़ाई में। तो हमारे स्कूल में भी अ ब क ड ई ऐसे डिफरेंस रहते हैं। तो जो अ वर्ग है, उस अ वर्ग में जरा हाईली टैलेंटेड बच्चे रहते थे, तो उस हिसाब से बच्चे उस डिवीजन में जाते थे। तो मैं और मेरी ताई, हम दोनों भी शुरू से अ वर्ग में ही थे। तो मतलब परसेंटेज वाइज वगैरह हमारा रैंक भी अच्छा होगा, तो इसलिए थे। तो लेकिन मैं 7th स्टैंडर्ड तक अ वर्ग में थी और मेरी ताई भी अ वर्ग में थी। लेकिन ताई ने साइंस लिया था, NCERT। अच्छा, हाँ। ताई को बहुत पढ़ाई करना पड़ता था। तो वो सोच के मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए ये साइंस वाइंस। अच्छा। मैंने मम्मी डैडी को बोल के मैंने करवाया कि मुझे अ डिवीजन से चेंज करना है। तो मैंने अ से निकल के क में गई। मैं ना हमेशा ना बहुत भागी हूँ चीजों से। अच्छा। कि अरे यार इतना नहीं, ज्यादा नहीं करना है, लेकिन लिमिट में, परेशान होके नहीं करना कोई चीज। और दूसरा हुआ था एक कि 7th स्टैंडर्ड में ना, मेरी ये छोटी बहन अभी है इधर, मैं पलंग पे बैठी थी और मेरी नेक्स्ट डे सेमिस्टर स्कूल था। तो सेमिस्टर का एग्जाम था, तो मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं उसके सामने बैठी थी और मनीषा ने ऐसे ही मुझे पूछा कि मैं तेरे को गिरा दूं क्या। तो मैं बोला ढकल, ऐसा मैंने मजाक में बोल दिया और उसने मुझे धक्का मारा, मैं गिर गई। और मैं इतना स्लो मोशन में गिर के भी मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया। राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया। मैं इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो 1 घंटे बाद वगैरह मम्मी बाहर से आई, फिर वो किया, प्लास्टर वगैरह किया। लेकिन मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी सेमेस्टर मिस हो गई। क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे तो पास कर देंगे। उसमें एक चीज हो गई जो मैं वो मेन इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, सभी मेरे फ्रेंड्स ध्यान से सुने, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं गिरी उस टाइम, वो 7th स्टैंडर्ड में क्लियर भी हो गई, मैं पास भी हो गई। बट 8th स्टैंडर्ड में मैंने फिर डिवीजन भी चेंज किया, क्योंकि मुझे पढ़ाई इतना ज्यादा, साइंस में वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मम्मी जो भी लोग आते थे उनको बोलती थी कि जब से ये गिरी है तब से ये पढ़ाई में कम हो गई है। अच्छा। हाँ। तो मम्मी जब ऐसा बोलना शुरू की, हम लोग देखो उसमें भी हमारा फायदा ढूंढते हैं। तो मुझे लगा अभी सभी लोग कन्विंस ही हो गए कि मैं पढ़ाई में थोड़ी कम हो गई, कमजोर हो गई हूँ, तो मैं आलसी हो गई पढ़ाई में। अच्छा। कहानी ढूंढने लगी। तो बच्चों को जब हम बड़ा करते हैं कि अरे उसका इतना ही कैपेसिटी है, ऐसा हमको नहीं बोलना है कभी भी। अरे उससे होता ही नहीं है, हमको कभी भी नहीं बोलना है, क्योंकि मैं उस चीज को खुद ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं अभी पढ़ी हूँ। तभी अगर मेरी मम्मी अगर उल्टा बोलती थी कि अरे ये कुछ भी कर सकती है, तो मैं और पैशनेटली अपने आप करती थी। और मुझे डैडी के सामने हमेशा फेल रिजल्ट बताने को डर लगता था, क्योंकि डैडी इतनी मेहनत करते थे। और उनसे डर इसीलिए रहता था कि वो इतना सुबह जाके रात तक हमारे लिए कर रहे हैं, और हम जो देना चाहते हैं उनको खुशियां, वो नहीं दे पाते। वो बुरा लगता था रात तक। हाँ, सुबह 8 बजे जाते थे, 6 बजे ट्रेन से वो बेटी जाते थे ना, ट्रेन से आने के बाद इमीडिएटली वो कभी शाम को चाय पीने भी घर पे नहीं आए।
वो सीधा अकाउंट्स का काम करने के लिए प्राइवेट ऑफिसेस में जाते थे। उधर से रात को 10:30-11 बजे वो घर पे आते थे। उसके बाद वो खाना खा के फिर मतलब पता ही नहीं, वो सोते भी इतने कम थे कि जाने दो, वो टॉपिक नहीं है। तो ये एक है चीज कि जो हम अपने बच्चों को कभी ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि अरे इससे होता नहीं है। तो वो उसके वजह से मैंने 10th तक मैं पास हो गई। 10th में एक्चुअली मैंने बहुत सिंसियरली पढ़ाई किया क्योंकि मुझे अच्छा पढ़ना था, उसमें कोई डाउट नहीं था। बट फिर भी एक माइंडसेट था कि कितना भी कम भी मार्क्स मिलेगा तो मुझे कोई गुस्सा नहीं करने वाला है। ऑलरेडी मम्मी ने एक सर्टिफिकेट कर ही दिया है कि इससे होता नहीं है। तो ये था एक मेरा एक्सपीरियंस जो सबने अपने बच्चों को बड़ा करने के टाइम करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और कॉलेज वगैरह नहीं, अभी एक मेरी बड़ी बहन की शादी थी 1981 में। 1981 में तब मैं 11 साल की थी। तब मेरी बहन की शादी में मेहंदी रचानी थी और हमारे बिल्डिंग में ही फर्स्ट फ्लोर पे गुजराती फैमिली है जो वो मेहंदी निकालने का ऑर्डर लेते थे। तो वो पर हाथ 35 रुपीज उस जमाने में उन्होंने बोला था। तो मैंने ही पिताजी को बोला, अण्णा ताईला अक्काला मेहंदी काढायची आहे तर सांगा, द्या ना पैसे। डॅडी बोले इतना इम्पॉर्टंट नहीं है मेहंदी, तुम्ही लोक सांडगे टाका, भजी टाका, गोळे टाका, डिजाइन महत्वाची नहीं है। तो डैडी ने उस चीज को अहमियत नहीं दी। तो जब मेरी 2 नंबर बहन की मतलब ताई की शादी थी 1986 में, तब तक तो मैं 12th में गई थी। तो जब उसका मई महीने में कुछ शादी का फाइनल हुआ और एंगेजमेंट हुआ तो नवंबर में शादी होने वाली थी। तो मेरे दिमाग में था कि अक्का की शादी में हमको मेहंदी निकालने को नहीं मिला था क्योंकि हमको बाहर पैसा देना पड़ता है। तब मैंने डिसाइड किया कि अभी ताई के शादी में 4-5 महीना है तो मैं ही क्यों ना मेहंदी सीखूं। तो और उस मेहंदी सीखने के लिए भी वही मेरी जो फर्स्ट फ्लोर वाली फ्रेंड है वही सिखाती भी थी और ऑर्डर भी लेती थी और सीखने के लिए भी 35 रुपया ही फीस था। अच्छा। तो वो भी मम्मी डैडी रिलक्टेंट थे पर मैंने बहुत जिद की और मैंने वो मेहंदी सीख लिया। और सीखने के बाद जब मेरी ताई की शादी नवंबर में थी तो सभी के हाथों पर मेहंदी निकाला, ताई के हाथ पे, पैरों पे, और बहुत प्रैक्टिस की मैंने क्योंकि मुझे करना तो अच्छा ही करना है और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मेरी बहन की शादी है और उसके हाथ में मेहंदी नहीं रची, वो मुझे गिल्टी लगेगा। और अभी लगता है मुझे ये जब मैं पीछे वाली चीजें याद करती हूँ तभी लगता है मुझे कि मैं शुरू से आत्मनिर्भर हूँ, कभी समझता नहीं था। मुझे किसी के लिए वेट करना या कोई मेरे लिए करेगा फिर मैं करूँ, तो वो तो मतलब 11 साल की थी तब मेरे को वो समझ आई थी और मैंने एट द एज ऑफ 16 उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया। तो ये जो है वो छोटी छोटी बातें हैं जिससे मैं धीरे 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 आगे गई हूँ। तो उस जमाने में ऐसे मैंने मेहंदी सीखा और मुझे ब्यूटिशियन का भी कोर्स करना था, ऐसा बहुत था। पर अकेले के लिए मेरे लिए डैडी से हमेशा बार बार पैसा मांगना भी मुझे ही गिल्टी लगता था। तर बोर्डाची परीक्षा असणार होती तर मी आईला म्हटलं की मला रांगोळी शिकायला जायचंय। तर आईने सांगितलं की 12वी आहे तुझी त्याच्यामुळे ते काही जाणार चालणार नाही तुला। तर म्हटलं आई मी ते पण करेन आणि हे पण करेन, पण आई तयारच नव्हती आणि नेमके अण्णा पण घरी नव्हते आणि सुरुवातीला ना ऍडमिशनसाठी 50 रुपये भरायचे होते आणि माझा इतका हट्ट होता की मला जायचंच आहे, म्हणजे मी रेस्टलेस झाले होते। आई नाही म्हणते आणि मी जाऊ नाही शकते, मी रेस्टलेस झाले होते अक्षरशः। तर आमच्याकडे एक सुभाषदादा एक यायचा, तर त्याला मी रिक्वेस्ट केली। त्याच्या आधी मी सदावर्ते काकू आहेत आमच्या, त्यांच्या घरी गेले कारण आम्हाला कधी अडचण आली ना आर्थिक की आम्ही सदावर्ते काकूंकडून मदत घ्यायची। पण सदावर्ते काकू म्हणाले जोपर्यंत मला अण्णांनी नाही सांगितलं तोपर्यंत मी नाही देऊ शकत। आणि त्याच्यानंतर मग मी सुभाषदादा नेमका आला जेवायला, तो आमच्या घरी यायचा। हॅलो, ऐकायला येतं ना? हॅलो, येते मॅडम। हा, तर तेव्हा मग सुभाषदादांनी मला 50 रुपये त्यावेळी दिले
आणि मग मी जॉईन केलं. आईचं खूप ऑब्जेक्शन होतं, आई बिलकुल तयार नव्हती, आईने खूप गोंधळही घातला होता तेव्हा, पण मी गेले आणि मी ते रांगोळीचं ट्रेनिंग घेण्यासाठी गुणवंत मांजरेकरांच्या क्लासला जॉईन केलं. आणि त्यानंतर मी रांगोळींच्या प्रदर्शनात, त्यावेळी आईचं खूप ऑब्जेक्शन जरी असलं तरी 1986 पासून मी रांगोळी प्रदर्शन 19 नंबरमध्ये ठाण्यामध्ये सुरू केलं. आमचा ग्रुप होता एक. आणि आपण हे ऐकत राहूया. हा, आणि ते प्रदर्शन जेव्हा आमचं होतं त्यावेळी मात्र माझी आई तिच्या जेवढ्या ओळखीचे लोक आहेत तेवढ्या सगळ्यांना सोबत घेऊन घेऊन ते प्रदर्शन बघायला यायची. आणि प्रदर्शनाला त्यावेळी एंट्री फी पण असायची, पैसे देऊन ते प्रदर्शन पाहायला होतं. तर तीच आई, तिला इतकं मजा वाटत होती की ह्या प्रदर्शनात माझ्या मुलीनी रांगोळ्या काढल्यात. आणि त्यानंतर ते रांगोळ्यांच्या फोटोंचा अल्बम होता ना. रिलॅक्स मला. पाणी असेल तर पाणी घे थोडं. तर त्या फोटोंचा जो अल्बम आहे ना, ती उशाशी घेऊन झोपायची. आणि घरी आमच्या तर सतत कोणी ना कोणीतरी येत राहायचं. कोणीही आलं की त्या माणसाला, त्या व्यक्तीला आई अल्बम दाखवायची आधी. तर मला इतकं बरं वाटायचं की म्हणजे तुम्ही ऍक्सेप्ट केलं की मी आधी हिला नाही म्हटलं ते मी चुकत होते. आणि नशिबाने मी 12वी पण पास झाले, त्याच्यामुळे नंतर तिला त्याचं एवढं काही म्हणजे तिलाही मला बोलायला चान्स मी दिला नाही, मी 12वी पास झाल्यामुळे. आणि मग त्या ह्यानी ना ते रांगोळी प्रदर्शन एक सुरू झालं. आणि रांगोळीच्या ह्याच्यामुळे ना माझं नेचर खूप बदललं. कारण मी प्रदर्शनांमध्ये ना एक जवळजवळ आमचं 7-8 दिवस आमचे रांगोळी, चित्रकला सगळं तिथे चालू असायचं. आणि आम्ही जवळजवळ 7-8 दिवस तरी तिथे बसलेले असायचो सगळेजण. मी हार्डली थोड्या वेळासाठी कुठेतरी एक झोप काढायला वगैरे घरी यायची, परत रांगोळ्या काढायला जायची. कारण एका प्रदर्शनात 2-2, 3-3 रांगोळ्या काढायचो आम्ही. आणि एका रांगोळीला 2-2, 3-3 दिवस लागायचे तेव्हा. तर पण तेव्हा मात्र आईनी ना खरंच म्हणजे एरवी तिची बंधनं खूप होती, पण रांगोळी प्रदर्शनाचा माझा ग्रुप होता, तिथे मुलं मुली सगळे असायचे. पण आईनी मला फुल फ्लेज मध्ये तिथे सपोर्ट केला. आणि इतकं तिला स्वतःला वाटत होतं. आणि आमच्या घरात दिवाळीचं फराळ पण बनून जायचं आणि मी कधीही फराळ बनवायला त्या काळात नसायची आईला मदत करायला. तर तो एक खूप छान अनुभव आहे. म्हणजे माझ्या आईला मी एक समाधान दिल्याचा, म्हणजे जरी तिचं ऑब्जेक्शन असलं तरी. तर आपल्या मुलांना पण आपल्याला जर वाटतं आपली मुलं आपल्याला कधी सांगतील की आई मला हे करायचंय, तर प्लीज कुणी मुलांना ना थांबवू नका. त्याच्या मागचा उद्देश माझा सांगण्याचा हा आहे की काही कुठे क्षुल्लक गोष्ट आहे, म्हणजे तिच्यासाठी तिला असं वाटतं की रांगोळीसाठी काय पैसे द्यायचे, घरात रांगोळी तर दारात सगळेच जण काढतात, तर त्याच्यासाठी कसलं आलंय क्लास वगैरे, असं पण तिचा कदाचित विचार असेल. पण ते सुद्धा खूप मोठी गोष्ट असते, अशी छोटी नसते कुठलीच गोष्ट. तर तो एक एक्सपिरियन्स आहे. त्यानंतर अण्णा आमचे एकटे कमवत होते घरामध्ये आणि खूप वाईट वाटायचं. कधी आम्ही कधी पॉकेट मनी घेतला नाही, तर नेहमी असं वाटायचं की अरे आमच्यासाठी एवढे धडपडतायत आणि आपल्या शिक्षणाला पण आपण स्वतः काहीच करत नाही. आणि त्यावेळी ताईचं पण लग्न होऊन गेलेली ताई पण. आणि मग मला असं वाटलं की आपण थोडंसं काही बाकीच्यांचं नाही पण ऍटलिस्ट आपला खर्च तरी उचलावा, तेवढा तरी हातभार लावायचा ना. न्यूजपेपर्स मध्ये ना प्लेसमेंट एजन्सीच्या जाहिराती यायच्या, तर त्या प्लेसमेंट एजन्सीच्या जाहिराती यायच्या तेव्हा मी व्हीटीला त्यावेळी राऊंड मारली आणि एका प्लेसमेंट एजन्सीनी वकिलाच्याकडे एक जॉब दिला मला. तर त्या वकिलाकडे जेव्हा जॉब दिला तेव्हा मला महिन्याला 450 पगार मिळणार होता, पण त्यातला 1/3 पैसे त्या प्लेसमेंट एजन्सीला द्यायचे होते. पण मग मी काय करायची तेव्हा FY ला कॉलेजला होते ना, सकाळी कॉलेज होतं आणि ते तिथे 10 ला पोहोचायचं, तर पहिले 2 लेक्चर्सच अटेंड करायचे आणि मग तिथून मग ट्रेननी विटीला जात होते आणि विटीवरून मग
घरी यायची रात्री 7-7:30 व्हायचे. ते हार्डली मी किती 1-2 महिने केलं. तर तेव्हा SY ची फर्स्ट सेमिस्टर होती माझी. सेमिस्टरच्या वेळची गोष्ट आहे. तर तेव्हा नेमकं मग मला लग्नासाठी स्थळ आलं आणि मी ती हार्डली 1 महिन्यात ती नोकरी पण सोडली. पण मी प्रयत्न केला, म्हणजे असं नाही की आपल्याला काही जमणार नाही. आणि पण आता लग्नच हे लग्न हा एक फार मोठी गोष्ट आहे आणखी माझ्यासाठी. आईचं असं असायचं की आईच्या अण्णांचं किंवा आपल्या समाजाचं की मुलगी एक वयात आली आणि तर 18 वर्षाची झाली की तिचं लग्न लावून दिलं की आपण आपल्या जबाबदारीतनं मोकळे. आणि त्यातून आता 5 मुली आम्ही. तर आई सारखी म्हणायची की अण्णा रिटायर व्हायच्या आत सगळ्या मुलींची लग्न झाली की मग आम्ही म्हातारपणात दोघं गावी जाऊ आणि भाऊ लहान होता त्याला सांभाळू. पण मुलींची लग्न वडील नोकरीला आहेत तोपर्यंत व्हावी. तर मोठ्या बहिणीचं 80 साली झालं, ताईचं 86 साली झालं. ताईचं लग्न झाल्यानंतर जवळजवळ 1 ते 2 आठवड्याला एक तरी स्थळ मला यायचं बघायला. आणि मला इतकं इरिटेट व्हायचं अरे काय फालतूपणा. आता पाने कुठे राहतात असं खालून कुठून आवाज आला की कळायचं की अरे आलं कुणीतरी सॅम्पल आपल्याला. आणि मी आईला जाम चिडवायची, आई मला नाही करायचं लग्न. मी काय करेन, तू जबरदस्ती मला केली ना तर ती लोक आली मला बघायला ना तर मी असे डोळे करणार, मी चकणी आहे, मी काणी आहे, मला अक्कल नाही, मी मंद आहे असं करणार. तर ती घाबरायची की ही म्हणायची ही मुलगी ना माझं नाव खराब करणार असं ती सिरियसली बोलायची बऱ्याचदा. आणि कित्येकदा मी आतमध्ये मग मला पाहुणे आले की चहा बनवायला पाठवायची. मी आपटायची भांडी, ऍक्च्युअली लिटरली मी भांडी आपटायची का तर पाहुण्यांना कळू दे ही मुलगी फालतू आहे, चांगली नाहीये. मला लग्न नव्हतं करायचं. पण शेवटी आणि एक होतं सांगितलेलं आहे की एकदा नापास झाली ना मुलगी की तिचं लग्न करायचं. अच्छा. आणि त्या कंडिशन मध्ये पण मी बसले नव्हते, मी नापासही झाले नव्हते तरी माझं लग्न करत होती. म्हणजे हव्या तशा आपल्या डेफिनेशन्स ती बदलत होती. पण मग शेवटी एक स्थळ आलं आणि शेवटी झालं लग्न व्हॉट एव्हर इट इज. डिसेंबर 87 ला स्थळ आलं आणि मार्च 88 ला लग्न झालं. तर अजून एक किस्सा सांगते माझ्या आईसोबतचा, कारण माझ्या आईसोबतचे किस्से खूप कमी आहेत कारण आई खूप लवकर गेली. एक म्हणजे असं खूप खूप चौकशा, खूप बोलणं, मी बडबडी होते आणि मला खूप डाऊट्स असायचे प्रत्येक गोष्टीचे. आणि ते डाऊट्स कुणीतरी क्लिअर करावेत असं पण वाटायचं. पण असाच एक डाऊट होता की तुळशी वृंदावन गॅलरी बाल्कनीमध्ये लावलं होतं. तर आईनी बहिणीला सांगितलं की तू पाणी टाक झाडा तुळशीला. म्हंटल का तू पाण्यात टाकणार, तर ती म्हणाली की अगं मला 3रा दिवस आहे. मग म्हंटल असला म्हणून काय झालं, टाकायचं ना पाणी, त्याने काय फरक पडतो. आईने माझ्या कानाखाली वाजवली. अच्छा. मला उत्तरच नाही दिलं पण कानाखाली वाजवली. पण मला त्याचं उत्तर तिने कधीच दिलं नाही. याचा अर्थ त्यांच्याकडे जेव्हा प्रश्नाला उत्तर नसतं तेव्हा डॉमिनेट करायचं असं एक सगळ्याच असतं. तर मग तिने मला उत्तर दिलं नाही. पण मला माझ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली. आता आज माझ्या अंगणात तुळस इतकी बहरलेली आहे, नुसती बहरलेली नाहीये, तिच्या मंजुळा खाली इकडे तिकडे पडून पण खूप रोपं आली आहेत. पण माझी मुलगी रोज पाणी घालते तिला मी कधीही शिकवलं नाही की ह्या काळात हे करायचं नाही, त्या काळात ते करायचं नाही. ती रोज पाणी घालते आणि आमच्या तुळशीला काहीही प्रॉब्लेम होत नाही. मोरल ऑफ द स्टोरी की आपल्या पुढच्या पिढीला जर तुम्हाला काही सांगायचंय तर त्याचं एक्सप्लेनेशन देऊन सांगा. जर तुमच्याकडे त्याचं एक्सप्लेनेशन नसेल तर त्यांना एक्सपेरिमेंट करू द्या. हे खूप महत्वाचं आहे. आणि मी प्रयत्न करते आपल्या आजूबाजूच्या महिलांना पण सांगायचं की अरे आता बदला, थोड्याशा बदला. नाही सांगते एकदम क्रांती करा, पण थोडं थोडं आपल्या आतूनच बदला, जेणेकरून आपल्या मुलांपुढे आपण एक एक्झाम्पल सेट करू. तर माधुरी आता काय अजून तुमच्याकडे गेस्ट वगैरे खूप यायची, सर्वांची खूप आवभगत व्हायची तुमच्याकडे.
हा आता ह्या माझ्या बहिणी आहेत तिथे विटनेस आहेत, त्यांना सगळं ऍक्च्युली आम्ही सगळ्यात सफर झालो या सगळ्यामध्ये. बरोबर. खास करून माझ्या आईला पण खूप त्रास झाला या पाहुण्या रावळ्यांचा. कारण माझी मोठी जी बहीण होती तिचं लग्न झाल्यानंतर तिचे मिस्टर, ती स्वतः ती जवळजवळ आमच्याकडेच असायची. त्यानंतर गावचे नातेवाईक, कारण गावच्यांचं सगळ्यांचं एकच सेंटर होतं म्हणजे अण्णांचं घर, कारण कुणाचंच मुंबईमध्ये घर नव्हतं. आणि काही झालं, काही छोटी छोटी कारणं झाली की सगळे आपले येऊन आमच्याकडे राहायचे. तर एक काळ असा आला की आम्हाला दिवसाला 5 किलो गव्हाचं पीठ लागत होतं दिवसाला. आणि मी चपात्या भाजायची. ती माझी एक मामी आहे, ती ह्या वर्षी आताच 2020 ला गेली. मामानी पळून जाऊन लग्न केलं होतं. मामा मामी आमच्याकडे राहायला आले. मोठे काका, वडिलांचे भाऊ, त्यांची बायको, ते आमच्याकडे राहायला होते. माझी मोठी बहीण बाळणपणासाठी आलेली, तिचे मिस्टर, ते आमच्याकडे राहायला होते. 1983, 84, 82 ह्या काळातल्या गोष्टी आहेत. एवढे लोक राहायला होते, प्लस आम्ही आणि प्लस येणारे जाणारे. आणि त्या 7वी 8वीच्या काळात मला आठवतं तेव्हाच मी चपाती करायला, भाकरी करायला, स्वयंपाक करायला, मला आवडत होती स्वयंपाक करायची. पण आवड असणं आणि लादणं ह्याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. तर अक्षरशः 2-2 तास आम्ही पोळ्या लाटायचो, भाजायचो, मामी सोबत गप्पा मारत मारत. मी ते एन्जॉय पण करायची, नाही असं नाही. पण मग एक दिवस असं झालं की काकू आली होती, काका पण आले होते. तर माझा जो चुलत भाऊ आहे, काकूचा मुलगा, तो पण गावावरून नेमका आला. तर रात्री जेवून वगैरे झाल्यावर तो म्हणाला की आयो म्याने तो आता म्याचे एक नाक्याला जाऊन राहतो, असं तो म्हणाला. तर मग काकूने लगेच त्याच्यावर काय उत्तर द्यावं? अरे कशाला जातो, हाय की मस्त जागा इकडं. म्हणजे उसका मतलब है कि इधर बहुत जगह है, क्यों जाता है, इधर भी एडजस्ट कर लेंगे. ऐसा खोपड़ी सटका ना मेरा, तभी इतना सटका मेरा खोपड़ी. एक तो वो काकू 9 यार्ड साड़ी पहनती थी और फिर वो सुबह से लेकर रात तक जगह पर ही एक जगह बैठेगी. उसका साड़ी तक हम लोग धोते थे, सब कुछ हम लोग करते थे. और फिर अपने आप का सरदर्द उसका है ही हमारे ऊपर. इतने सारे मेहमान है, तो अपने बेटे को भी एनकरेज करे. मैं बोला मस्त जागा आहे म्हणून काय कायमचं इकडेच राहून राहाल का? बडकी म्हटलं किती त्रास झालाय आम्हाला. म्हणजे बाकी पुढचं नाही बोलले मी, एवढंच बोलले. आईने डोळे मोठे केले, मग गप्प बसले. पण मग तो भाऊ जो होता तो वो चला गया चेतना का. जगह ही नहीं ना, घर ही कितना था, एक रूम, छोटा सा किचन, उसमें इतने लोग कैसे रह सकते हैं. लोग फायदा उठाने का तो कितना उठाने का. तो इसलिए वो मैं थोड़ी खड़ूस हूँ. मम्मी को गुस्सा इस चीज का बहुत आता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आगे जाकर मेरा नाम तो ये खराब. ओके. और फिर शादी हो गई, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया? नहीं, पढ़ाई मैंने छोड़ा नहीं, तब भी छोड़ा? क्योंकि हाँ एक्चुअली हुआ क्या, ये जब लोग मुझे देखने आए तब उनको मम्मी ने एज यूजुअल रंगोली का एल्बम थमा दिया. और नॉट ओनली थमा दिया, तो जो मेरा होने वाला पति था उसको भी इतनी खुशी हुई कि वो एल्बम लेके ही चला गया कि मैं बाकी लोगों को दिखाता हूँ. तो एक बैक ऑफ द माइंड में आया कि ये जो पर्सन है वो मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसको अगर मेरे रंगोली का एल्बम इतना पसंद आया, मतलब ये मुझे आगे जाके बहुत एनकरेज करेगा. और उसी टाइम उसने ये भी बोला था कि इवन तुम शादी करोगी तो तुमको तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है, और तुमको जॉब भी करना पड़ेगा. ये सब चीजें उन्होंने पहले ही ऐसे बातें होते हुए क्लियर कर दी थी. तो मैं सोचा कि हमको लाइफ में चाहिए क्या. एक तो हमारे कम्युनिटी में ऐसा है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते, अगर मिलते भी है तो बहुत ऑर्थोडॉक्स रहते हैं कि बीवी है तो घर के अंदर ही रहे. मतलब जो
घर का जो है उतना करे और बाकी कुछ ना करे। तो रंगोली अगर उसको पसंद आया तो ये मुझे 100% एक्स्ट्रा करिकुलर में सपोर्ट करेगा। वो एक बैक ऑफ द माइंड में था। तो भले वो जॉइंट फैमिली थी, 18 लोग थे एक ही घर में, तो भी उन्हें, और ऊपर से मम्मी का प्रेशर बहुत आया था मेरे ऊपर कि तेरे को शादी करना ही है, क्योंकि डैडी अभी 94 में 92 में डैडी का 58 ही था, 60 था, तभी 60 था शायद रिटायरमेंट एज। तो डैडी रिटायर होने वाले, तो उसके पहले सभी की शादी करनी है। तो इतना प्रेशर था मम्मी का, तो मेरे को वो किटकिट से भी निकलना था। तो मैं बोला ठीक है, मुझे पसंद है ऐसा। और फिर उनको लेकिन रिक्वेस्ट किया कि मेरा एग्जाम है SY का, अभी मैं SY में हूँ, तो मुझे एटलीस्ट वो एग्जाम कंप्लीट करने दो, उसके बाद वाला शादी का मुहूर्त निकालो। लेकिन वो लोग बहुत जिद्दी थे कि वो एग्जाम तो आप तुम लोग देते हुए रहोगे, शादी इम्पोर्टेंट है, शादी नहीं बात कर सकते। तो और दूसरा हुआ ऐसा कि नॉर्मली जब शादी तय होती है तब लोग लड़कों की तरफ से बहुत डिमांड्स रहते हैं। बट इस मामले में अलग था, इधर उन लोगों ने कुछ भी नहीं डिमांड किया। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो इतने सेल्फ रिस्पेक्ट था उनको, बहुत स्वाभिमानी थे, उन्होंने सीधा बोल दिया कि शादी हम करेंगे, कुछ भी नहीं, तुमको तुम्हारी लड़की को लेके आना है और थोड़ा बहुत पैसा, मतलब जो खर्चा कपड़ों का वगैरह जो है वो देने का, मतलब नॉट दहेज नहीं बोल सकते उस चीज को। तो मुझे और अच्छा लगा कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को बर्डन नहीं हो रहा है। तो ये सब पॉजिटिव चीजें देख के ही मैंने इस शादी में मैं इतनी खुश थी कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर, डैडी मम्मी को बर्डन नहीं है, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्योंकि इसके पहले वाला हमारा ताई के साइड का, आका के टाइम का एक्सपीरियंस अलग था, क्योंकि अन्ना को पूरा शादी करना पड़ा था, तो उनको मुझे खर्चे नहीं देने थे। तो ये एक हो गया, तो फिर फाइनल हो गया और 9 मार्च 1988 को मेरी शादी हो गई।